बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करेंगे लेसन नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग जो कॉमन जो राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोई भी लिखने के लिए बैठा है तो जो कॉमनली उसको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसको आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे ना कि प्रॉब्लम होती किस किस्म की है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि उस प्रॉब्लम की वजूहात क्या-क्या होती हैं, आखिर पे हम लोग देखेंगे कि आप लोग उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप लोग एंड तक वीडियो को लाज़मी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब आपने किया हुआ होता है ना, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और दूसरी बात कि आपने हमारा डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोग किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो, इंटरेक्शन करना हो आप लोगों ने, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइटर्स ब्लॉक के बारे में। राइटर्स ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि लिखते-लिखते अगर कोई स्टक हो गया है ना, उसको अब समझ नहीं आ रही कि मैंने आगे करना क्या है, मैं क्या लिखूँ, उसको हम लोग बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक। इसके मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो ये होता है कि राइटर के पास इंफॉर्मेशन की कमी है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि उसके पास पर्पस अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। तीसरा पर्पस ये हो सकता है कि उसको ऑडियंस के बारे में नॉलेज सही से नहीं है। और चौथा जो है वो फैक्टर वो ये हो सकता है कि राइटर में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। इन चारों फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा-थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपकी रिसर्च ही अच्छी नहीं थी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप लोग अपनी राइटिंग को स्टॉप करें और पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग इकट्ठी करें। अगर आप लोगों के साथ ज़्यादातर यही होता है कि लिखते-लिखते आप लोगों को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन का जो मकसद है, उसको डिफाइन करने में प्रॉब्लम है। ठीक है? तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है ना, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि आपके पास पर्पस सही से आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इवन आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े से जो पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े-बड़े से सेक्शन, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स और पेपर्स में आपने देखा होगा कि लोग एक टॉपिक से किसी दूसरे टॉपिक की तरफ मिडल में जाके शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका पर्पस उनके पास सही से डिफाइन हुआ नहीं होता, उनको खुद नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ के बारे में लिखना है। तो आपका पर्पस 3 तरह का होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए कि पर्पस के अंदर आपने क्या चीज़ अगले बंदे को कन्वे करनी है, आप लोग किस किस्म के आप लोगों ने टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, उसकी आप लोग पूरी एक आउटलाइन पहले से डेवलप करके रखें। ठीक है? तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही नहीं है कि भई हमारी ऑडियंस होगी कौन, तो आप लोग कैसे उस ऑडियंस के मुताबिक आप लोग लिख सकेंगे। आपकी ऑडियंस है, उन्होंने आपको टीवी के थ्रू देखना है, उन्होंने पेपर पढ़ना है आपका लिखा हुआ, या उन्होंने आपकी कही हुई बातों को फेस टू फेस सुनना है, लिखी हुई बातों को उन्होंने फेस टू फेस सुनना है, क्या करना है? तो ऑडियंस के मुताबिक ही आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। आखिरी जो फैक्टर हो सकता है, इट इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि राइटर्स जो होते हैं ना, उनको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये वाला जो फैक्टर होता है ना, ये आप लोग खुद ही सेल्फ फुलफिल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं इस पे मेहनत कर सकता, ये आप लोगों को खुद ही पूरा करना होता है अपने अंदर। अगर आप लोग इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आप लोग लिख भी नहीं सकेंगे, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो हम लोगों ने ये देखा था कि राइटर्स ब्लॉक एक पहली प्रॉब्लम होती है राइटर्स को, और उसके हम लोगों ने फैक्टर्स देखे। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ना राइटिंग में, वो आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है कि आप हर चीज़ को, जो भी आप लोग चीज़ लिख रहे हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। जैसे अब ये हैंड आउट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हर लेक्चर के ऊपर हेडिंग दी गई है, फिर उसकी जो है वो सब हेडिंग्स दी गई हैं, सब हेडिंग्स को फिर जो है वो बारी-बारी करके डिस्कस किया गया है। ऐसे है ना कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को लिखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, वो आप लोग उसको एडिटिंग फेज़ के दौरान दरियाफ़्त कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को ढूँढना और इनको फ़िक्स करना, ये एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एडिटिंग की भी इसीलिए जाती है।
ठीक है, अगर आप लोग इसको पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो अगली जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाती हैं पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स। एक्यूरेट आप लोगों की कम्युनिकेशन डिपेंड करती है आप लोगों की एक्यूरेट पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन अगर आप लोगों ने गलत कहीं नुक्ता भी अगर आप लोग गलत लगा देंगे, कॉमा अगर आप लोग गलत लगा लेंगे, तो उससे भी क्या होता है कि बात के ऊपर असर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगली जो प्रॉब्लम होता है दैट इज रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। रीडेबिलिटी प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि देखें आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, और आपकी ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस अब वो है जो बूढ़े हजरात है, ठीक है, जिनकी जो एजुकेशन है वो फॉर एग्जांपल मैट्रिक या इंटरमीडिएट इतना ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप अब लिखने बैठे हैं और आपने वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो कि मास्टर की डिग्री जिसने रखी होगी, जिसने पढ़ी हुई होगी, वही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी है वो क्या है, मास्टर लेवल की है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों की रीडेबिलिटी आपके ऑडियंस के मुताबिक नहीं होगी, ना तो आप लोगों की बात करने का फायदा है, ना ही उन लोगों के सुनने का फायदा है, ठीक है। तो आप लोगों की जो रीडेबिलिटी क्या होती है कि आपकी ऑडियंस आप लोगों की लिखे हुए डॉक्यूमेंटेशन को कितना पढ़ सकती है, कितना समझ सकती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का आप लोगों को पता कैसे चलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गर्निंग्स फॉग इंडेक्स। जस्ट आप लोग इसका नाम याद रख लें। अब ये वाला जो फार्मूला होता है इसमें क्या होता है कि ग्रेड स्केल होता है, जिसमें आप लोग इस फार्मूले के तहत जो है ना आप लोग एक स्केल के ऊपर मेजर कर सकते हैं कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितनी रीडिंग एबिलिटीज होनी चाहिए ऑडियंस की, तो वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। अब ये होती कैसे है, वैसे तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में नहीं आएगा, पूरा के पूरे मेथड तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता सकती हूँ क्योंकि कभी कभार वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर दे देते हैं, कभी कभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स होते हैं। तो सब्जेक्टिव हो अगर कहीं कभी किसी का, तो आप लोगों को मसला ना हो। इसमें क्या करते हैं, क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि 100 लफ्ज जो है ना, 100 लफ्जों पर मुश्तमिल एक टेक्स्ट जो है अप्रोक्सीमेटली आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, उसमें आपने देखना है कि जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों ने सेंटेंस की एवरेज लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे जो टेक्स्ट में थे उसको आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है नंबर ऑफ सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वो नंबर्स काउंट करने हैं जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जितने नंबर्स हैं ना उसको आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने यहाँ पे एवरेज निकाली थी उसके साथ आप लोगों ने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको 0.04 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फॉग इंडेक्स, ठीक है। अगर आप लोग 1 से 20 तक के स्केल के ऊपर आप लोग देखेंगे जो आप लोगों की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लेवल चाहिए आप लोगों के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ी। मजीद जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, राइटिंग स्टाइल की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तक हमने जो पढ़ी वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हो गई, पंक्चुएशन में वो हमने पढ़ी। अब हम लोग ये देखिए लिखने में स्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टाइल का क्या मतलब होता है, आपको जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी होती है, 4। ये आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें आप लोग सब्जेक्ट और उसके बाद फौरन ही आप लोग वर्ब बता देते हैं, प्रोग्रामर क्वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ये प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद किक्ड क्या है, वर्ब है, और टर्मिनल क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कंप्लीमेंट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा होता है, जैसे प्रोग्रामर फेल्ट सिक, ठीक है। उसके बाद एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और आखिर पे जाके ऑब्जेक्ट होता है। जैसे प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर अ हेडेक। अब प्रोग्रामर क्या है, सब्जेक्ट है, उसने क्या दी, हेडेक दी। हेडेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आखिर पे आ गया। अब दी क्या है, वर्ब, ठीक है। यानी कि
सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास वर्ब, किसको दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इंजीनियर को, ठीक है। तो द प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर अ हेडेक, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों की एग्जांपल्स आ सकती हैं इस तरह से, और वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये जो देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टाइल में प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हम लोग ने प्रॉब्लम्स को देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों ने अपने काम को एडिट कैसे करना है। इस पूरे के पूरे जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये काजेस हो सकते हैं, ये फैक्टर्स हो सकते हैं राइटिंग में, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप लोगों ने उसको सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ किस्म के एरियाज में आप लोगों ने उसको इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक को ठीक करें। ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक को आप लोग कैसे कर सकते हैं कि जो जो इवेंट्स आप लोगों ने बताए हैं, या तो उसको आप लोग क्रोनोलॉजिकली बयान कर दें या आप लोग उसको स्पेशली बयान कर दें। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ पहले हुई तो उसको आप लोग पहले बताएं, उसके बाद जो चीज़ उसको आप लोग उसके बाद बताएं, तीसरे नंबर पे जो चीज़ उसको आप लोग तीसरे नंबर पे बताएं। स्पेशली क्या होता है कि स्पेशली आप लोग कैसे इस चीज़ को बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ डिस्टेंस, करीब करीब की चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें अभी ज़माने करीब में हुई या वैसे फिजिकली अगर करीब हुई तो आप लोग उसको पहले बताएं, दूर की चीज़ों को आप लोग बाद में बताएं, ठीक है। या ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोग पहले बताएं, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग बाद में बताएं। तो इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक ला सकते हैं, इससे आप लोगों का एक तो राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग टॉपिक की मैकेनिकल डेवलपमेंट करें। कैसे कर सकते हैं आप लोग कि आप लोगों के सेंटेंसेस के अंदर, आप लोगों की इवन के पैराग्राफ्स के अंदर ट्रांजिशन होनी चाहिए। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि आइडियाज एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आने चाहिए। ट्रांजिशन आप लोग कैसे ला सकते हैं, 3 तरह से ला सकते हैं। एक तो यह है कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना वो आप लोग 2 सेंटेंसेस के दरमियान या 2 पैराग्राफ्स के दरमियान आप लोग उसको रिपीट कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग ट्रांजिशन ला सकते हैं। तीसरा ये होता है कि ट्रांजिशनल वर्ड्स और ट्रांजिशनल फ्रेजेस होते हैं, जैसे फाइनली, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ को आप लोग एक लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से आप लोग इस तरह से ट्रांजिशन ला सकते हैं। उसके बाद अब मसला जो राइटर्स की स्टाइल वाला जो मसला है उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों का मकसद है ना कि आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को किसी से मनवाना है, बेचना है, तो क्या करना है, आप लोगों ने अपना स्टाइल परसुएसिव रखना है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन अगले बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का जो स्टाइल है वो पैसिव होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आखिर में क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कुछ आप लोग लिख रहे हैं, उसकी क्वालिटी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी आप लोग कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं, आप लोग ये देखें कि आप लोगों का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अट्रैक्टिव नज़र आना चाहिए, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव लगे। उसका ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा हो जिसको कोई बंदा देखे तो उसको पढ़ने का दिल करे, रीडरशिप को वो इनवाइट करता हो। आप लोगों का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें जो भी उसकी टाइप है वो क्लियर होनी चाहिए। वो परसुएसिव है, वो जो है वो जस्ट इंफॉर्मेटिव है, जो भी है वो आप लोगों की टाइप जो है बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों के मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर सफिशिएंट डिटेल होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स हो, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम डिटेल्स हों। जितनी डिटेल चाहिए है वो आपकी उतनी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। आप पढ़ने वाले की जो ज़रूरियात है ना कि उनको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन वो देता हो, आप लोग का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने वाले को सेटिस्फाई करता हो। अच्छा, आखिर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लिया, आपने टॉपिक को डेवलप भी कर लिया, आप लोगों ने उसका मैकेनिकल डेवलपमेंट भी देख ली, आप लोगों का जो है वो ना बहुत शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में है, सब कुछ ठीक है। आखिर पे आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को अब आप लोगों ने प्रूफ रीड कर लेना है। प्रूफ रीड क्या होता है कि जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स के अंदर एरर्स की, गलतियों को जो चेक किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीड। दिस इज नॉट अ एडिटिंग। एडिटिंग में आप लोगों को जजमेंटल होना पड़ता है, बट प्रूफ रीड क्या होता है, सिंपली क्विक चेकिंग ऑफ एरर्स, ठीक है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज है, दोनों एमसीक्यूज है। प्रूफ रीडिंग इज अ क्विक चेकिंग ऑफ एरर्स व्हाइल एडिटिंग रिक्वायर्स बीइंग जजमेंटल। ये था आप लोगों का ये वाला लेक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे
लैंग्वेज का हम लोग एक पूरा रिव्यू देखेंगे, ठीक है? तो राइटिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी उसके काजेज़ होते हैं, जिसको आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोगों ने सारे आज के लेक्चर में पढ़े। सिर्फ 1 या 2 दफ़ा आप लोग हैंडआउट को रीड कर लीजिएगा, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। जितने भी आप लोग स्टडी ग्रुप्स वगैरह में होते हैं, और आगे चैनल को आप लोग मज़ीद रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। बाकी भी प्लेलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारी प्लेलिस्ट हमारी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आगे मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।